एक बार पुनः आप सबका स्वागत है डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के इस ऑनलाइन क्लास में, जो आपका महाविद्यालय आप सब तक इस सोशल डिस्टेंसिंग में भी पहुंचा रहा है। बड़े गर्व की बात है हम सब के लिए भी और आप बच्चों के लिए भी। आज का जो टॉपिक है वो लिंक के थ्रू आप तक पहुंच गया होगा। टॉपिक का नेम है इनइक्वालिटीज, असमानता। आप अभी तक जितना पढ़े हैं CC1 के इस क्लास में, उसमें आपके यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है, इनइक्वालिटीज एंड रेसिस्टेंस, असमानताएं और बाधाएं। ये दोनों छोटे फॉर्म में पढ़ना है, क्योंकि असमानता को आप जो है कई जगह पढ़ चुके हैं। आप पेपर 6 में भी पढ़ते हैं, जेंडर में, यूनिट 4 में भी कई जगह पढ़ चुके होंगे। तो इस तरह से हमारे टॉपिक में भी ये छोटे फॉर्म में है, तो बहुत छोटा ना करते हुए आप सब तक पूरी जानकारी पहुंचाई जाएगी। आप सबको बने रहना है और सीखते जाना है। सबके पास जो है एक पेन और नोटपैड होना चाहिए। आप पहले उसको ले लीजिए, फिर आपके सामने जो है स्क्रीन पे हम बहुत सारी जानकारियों को शो भी करेंगे। अभी हम लोग समझते हैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। थोड़ी देर में व्हाइट बोर्ड आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। टर्म क्या है हमारा, पढ़ना क्या है, इन इक्वलिटीज। हिंदी में इसको बोलेंगे आप असमानता। वर्ड को अगर ठीक से पढ़ें तो बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। असमानता मतलब समानता नहीं है। असमानता, अगर आप बहुत डीपली इसको पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें जिसके थोड़े टर्म आपको हम बताते हैं। इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। ये बस आपकी जानकारी के लिए ये पहला अभी स्लाइड चल रहा है। जो रियल होगा वो भी आपके पास आएगा, ये भी रियल है। तो इस तरह से आप अपना जो नोटबुक है उस पे लिखते रहें, पेन रखें, उसको नोट करें। होपफुली जो साउंड है वो आज क्लियर होगी, तो चिंता नहीं करें। इनइक्वालिटी यानी कि असमानता। असमानता को पहले एक टर्म में यूज किया जाता है, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल, ठीक है। सेकंड जो है वो सोशल है। अभी इनइक्वालिटी को समझ रहे हैं, जिसको दो भागों में हमने बांट दिया, दो पार्ट कर दिया। एक बायोलॉजिकल कर दिया, दूसरा सोशल कर दिया। अब ये बायोलॉजिकल में क्या और सोशल में क्या, ये समझना है बस। ध्यान से आप इसको समझेंगे तो अभी ही आपकी बहुत सारी जो भ्रम होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। फिर हम लोग रेजिस्टेंस और इनइक्वालिटीज दोनों पे आएंगे। तो बायोलॉजिकल में क्या होता है, जैसे आप ध्यान रखो, इसको जो हटा रहे हैं हम, फिर से लिख रहे हैं। बायो से समझ जाना, बायोलॉजिकल। तो ये बायोलॉजिकल में क्या क्या आएगा, हाइट होगा, कलर होगा, हेयर होगा। मतलब जो भी बायोलॉजिकल जितने टर्म्स होते हैं उसके आधार पे, जितने बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं उसके आधार पे, यदि बालक के अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इनइक्वालिटीज पाई जाती हैं, तो वो उसका द्योतक है ये। जैसे किसी की हाइट अलग अलग होती है, कोई गोरा है, कोई काला है कलर में, ये सब असमानता है। किसी का बाल बहुत है, किसी का बाल नहीं है, किसी का बाल पतला है, मोटा है, कोई जो है शारीरिक रूप से अच्छा है, कोई कमजोर है। तो इस तरह से बायोलॉजिकल इनइक्वालिटीज को समझते हैं। बायोलॉजिकल इनइक्वालिटीज जो है इसके आधार पे शो होता है। लेकिन इसके विपरीत, एकदम इसके विपरीत जब आएंगे आप,
इसको हटा रहे हैं सोशल में। सोशल में क्या हो जाएगा? लोगों को उसके ऑक्यूपेशन के आधार पे देखा जाएगा, उसके एजुकेशन के आधार पे देखा जाएगा, उसको उसके आइडेंटिटी पे देखा जाएगा। और भी बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। बस आपको सीधा समझाना है कि सोशल रूप में यानी कि सामाजिक तौर पे जो असमानता होगी, वो किसी की ऑक्यूपेशन यानी कि वो क्या काम करता है, उस आधार पे असमानता हो सकती है। कोई बड़ा ऑफिसर है, कोई छोटा ऑफिसर है, कोई बड़ी जगह पे काम करता है, कोई छोटी जगह पे काम करता है। तो ये असमानता के ही प्रकार हैं। एजुकेशन के तौर पे आप तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। शिक्षा में किसी ने ग्रेजुएशन की है, किसी ने अभी मैट्रिक भी नहीं की है। कोई बहुत अच्छी शिक्षा ले रहा है, विदेशों में ले रहा है, कोई यहाँ ले रहा है। तो ये इनइक्वालिटीज़ होती हैं, असमानताएँ होती हैं। आइडेंटिटी के फॉर्म में अगर आप देखें, पहचान के संदर्भ में अगर देखें, किसी का पहचान बहुत अच्छा है, सचिन तेंदुलकर की आइडेंटिटी को लीजिए और हम में से किसी एक की आइडेंटिटी को लीजिए, दोनों के पहचान में भिन्नता है, दोनों का पहचान अलग-अलग है। तो ये सारे इनइक्वालिटीज़ हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल आपको बताते हैं, आप मैट्रिमोनियल साइट्स पे देखते हैं, शादी-विवाह वाले, जिसमें लिखा जाता है कि लड़की चाहिए 5.5 इंच, लड़का चाहिए गोरा-चिट्टा। ये सब असमानताएँ के लक्षण हैं। अब इनइक्वालिटीज़ को जो है और दूसरे टर्म में समझा रहे हैं आपको। इनइक्वालिटीज़ का दूसरा टर्म क्या होता है? 3 चीज़ें ध्यान रखना है इसमें। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में क्या होगा? दूसरा ग्रुप, तीसरा सोसाइटी, ठीक है? इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत तौर पे, समूह तौर पे, सामूहिक तौर पे ग्रुप का और सामाजिक तौर पे, ठीक है? इनइक्वालिटीज़ यानी कि असमानता। अब व्यक्तिगत तौर पे भी असमानताएँ होती हैं। अपनी व्यक्तिगत, किसी और की व्यक्तिगत समस्याओं को देख लीजिए या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं, उससे रिलेट करके देखिए, तो वो असमानता परिलक्षित होगी यानी कि वो दिखेगी। समूह यानी कि ग्रुप में देख लीजिए, अलग-अलग ग्रुप्स का उनके अंदर इनइक्वालिटीज़, उनके गुण का, उनके काम का, ये सब के अंदर जो है इनइक्वालिटीज़ आएँगी, असमानताएँ आएँगी। और सामाजिक तौर पे सोसाइटी के रूप में तो आप काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं कि एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से असमान होती है बहुत सारे टर्म में। ये नहीं कि हमेशा असमान ही होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में उनके अंदर असमानता होती है। उसके बाद क्या है, एक टर्म आता है मेंटल कंस्ट्रक्ट। मेंटल कंस्ट्रक्ट क्या है? मानसिक निर्माण। देखो जी, मेंटल कंस्ट्रक्ट मानसिक निर्माण यानी कि मानसिक रूप से जो कंस्ट्रक्शन होगा, वो भी इनइक्वालिटीज़ का द्योतक है या शो करता है, असमानता को बताता है, ठीक है? उसमें क्या होता है मानसिक रूप से जो कंस्ट्रक्शन होगा, जो मानसिक रूप से आपका काम जो होगा, जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं, मानसिक रूप से लोग सोचते हैं वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो शूद्र है। उनके परिधान से, उनके रहन-सहन से भी दिमाग जो है मानसिक रूप से ये सोच लेता है
कि वो क्षत्रिय है, चंदन टीका है, तो वो ब्राह्मण है। इस तरह का मेंटल कंस्ट्रक्शन बनता चला जाता है, जो इनइक्वालिटीज़ को शो करता है, ठीक है? तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप कह सकते हो ओनली इनइक्वालिटीज़ को, जिसमें आपका बायोलॉजिकल आया, सोशल आया, फिर आपका इंडिविजुअल, ग्रुप और सोसाइटी को रिलेट किए हम लोग। तो ये सारे टर्म थे। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जहाँ से आपको अब और समझना है। वहाँ पे आपकी असमानताएँ और बाधाएँ 2 तरीके से निकलेंगी। 2 तरीके से कैसे? अभी आपको स्क्रीन शेयर करते हैं, उससे आप समझ पाएँगे और आपके स्क्रीन पे वो आएगा भी। उसमें आप बड़े ध्यान से रखना और पहले भी आपको बोले हैं कि पेन, कॉपी ज़रूर रेडी रखिएगा। जो-जो चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट लगेंगी, उसको आप ज़रूर लिखेंगे। तो उसमें इनइक्वालिटीज़ और रेसिस्टेंस में होगा क्या, आर्थिक असमानता और लैंगिक असमानता, ये 2 चीज़ों को पहले पढ़ना है आपको। आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और यदि आप अपने हाथों को थोड़ा तकलीफ दें, तो आपके काम को आपके नोटबुक पे दिखाया भी जा सकता है। तो इसमें अब देखो इनइक्वालिटीज़ एंड रेसिस्टेंस, असमानताएँ और बाधाएँ, ये पढ़ना है, ये आपका टॉपिक है। क्लियर? इसमें पहला टॉपिक है आर्थिक असमानता। पहला पॉइंट है, पहला जो बिंदु है, वो है आर्थिक असमानता। याद रखना, अब जब आपको लिखना होगा सब्जेक्टिव तौर पे, तो आप इन दोनों को ही शुरू करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन के तौर पे, इसके पहले जो-जो चीज़ें आपको बताई हैं, वो सब लिख सकते हैं आप, लेकिन आपका आंसर बनना शुरू होगा यहाँ से। तो आर्थिक असमानता में क्या होता है? अर्थ की बात है, पैसे की बात है, तो ज़रूर है कि इसके बीच इनइक्वालिटीज़ होगी। पढ़ सकते हैं आप, आय असमानता एक कल्याणकारी राज्य की सबसे बड़ी विडंबना है। विडंबना समझते हैं? दिक्कत है। कोई भी राज्य में आर्थिक असमानता जब होगी, तो माहौल खराब होगा ही होगा। एक 2018 में आप यहाँ देख सकते हो, रिपोर्ट दिया गया था। उसमें भारत में बताया गया था कि सबसे ज़्यादा असमानता दिखाई गई है या वो एक समस्या के रूप में है। तो आर्थिक असमानता का मतलब क्या? कोई जो है 10 कमाता है, कोई 20 कमाता है, कोई 100 कमाता है, कोई 500 कमाता है। सब अपनी-अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो ये असमानता क्यों है? उसके लिए भी हम लोग यहाँ नीचे में कारण दिखाएँगे, क्यों होता है ऐसा? लेकिन बहुत ही छोटे टर्म में अगर आप कहें तो यह एक मौलिक बात है, जब अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करता और ना ही किसी एक वर्ग को तिलांजलि देकर दूसरे की मदद करता है, तो फिर बहुत अच्छी बात है कि अभी हम सोच पा रहे हैं इनइक्वालिटीज़ के बारे में कि अमीर और अमीर क्यों है, गरीब और गरीब क्यों है। ये असमानता का ही रूप है, तभी ऐसा हुआ है। अब असमानता के कारण को समझिए। असमानता के कारण के पहले टर्म को देखें, पहले बिंदु को देखें, तो बढ़ता हुआ निजीकरण।
हर चीज़ का प्राइवेटाइज़ेशन होना शुरू हो गया, जिससे जो ओनर थे, उनकी मनमानी चलने लगी। वो जिनको चाहते थे, उनको नौकरी पे रखते थे और उसके मापदंड या वो जितना वर्क कर रहा होता था, उस हिसाब से वो उनको पारिश्रमिक देते थे। पारिश्रमिक और उसी हिसाब से उनको जैसा लगता था कि हाँ, राहुल अच्छा वर्क करते हैं, तो उनकी पारिश्रमिक ज़्यादा। यानी कि कंप्लीटली निजीकरण में क्या हुआ, जो भी डिसीजंस थे, वो सबके लिए ना होकर इंडिविजुअलाइज़ होना शुरू हो गए। तो पारिश्रमिक भी क्या हुआ, उसी हिसाब से बँटना शुरू हो गया। तो अगर इस स्थिति में कोई काम बराबर करता हो, लेकिन मेहनताना, पारिश्रमिक अलग-अलग मिलती हो, तो असमानता आएगी ही, इनइक्वालिटीज़ आएगी। ये था पहला कारण। दूसरे कारण के लिए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अभी दिखेगा आप सबके स्क्रीन पे। इसमें दूसरा कारण आप देखिए, यहाँ कृषि सुधार और भूमि सुधार को ठीक नहीं किया जा सका। यानी जो कृषि से रिलेटेड वर्क थे, नए-नए इक्विपमेंट टूल्स लाने थे, उसमें पहले से अधिक सुधार नहीं किया गया, जिससे जो मृदा थी, जो भूमि थी, उसमें भी सुधार नहीं हुआ और जब उसमें सुधार नहीं हुआ, तो पैदावार जो है, वो ज़्यादा नहीं हुई। अब यदि गेहूँ ज़्यादा नहीं आएगी, तो क्या आर्थिक रूप से वो किसान स्ट्रॉन्ग हो पाएगा? कभी नहीं होगा। आप सबको एक ग्राफ भी यहाँ दिखाएँगे, समझाएँगे कि इसमें होगा क्या। अब आते हैं 3 पे, धन का पुनर्वितरण यानी कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, है ना? वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन संभव नहीं हुआ। धन को फिर से पुनर्वितरित नहीं किया गया। इस वजह से भी आर्थिक असमानता बनते चली गई। चौथा है आप देखो, महिलाओं को योजनाओं का लाभ नहीं मिला। कौन-सी योजनाएँ? सरकार की तरफ से जो योजनाएँ थी उनके लिए, जिससे वे अपने लघु उद्योग का कह सकते हैं या स्वयं को आगे बढ़ा सकती थीं, उन योजनाओं का एक्चुअल जो बेनिफिट है, वो नहीं मिला। 5वाँ, रोजगार में कमी का भी आय असमानता पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। यदि रोजगार का सृजन ना होगा, नए-नए रोजगार अगर नहीं आएँगे, पहले से जो रोजगार हैं, उनमें छँटनी हो जाए, तो आय जो है वो प्रभावित होगा और आय अगर प्रभावित हुआ, तो असमानता की स्थिति बनेगी ही। 6 को देखें, कोई भी देश तेज आर्थिक विकास के बिना बड़े पैमाने पर गरीबी के खिलाफ जंग में सफल नहीं रहा है। कोई सा भी देश हो, यदि आर्थिक विकास उसका अच्छा नहीं है, तो वो अपने देश के अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग होते हैं, उनको आगे बढ़ाने में सफल नहीं रहा। तो बेसिक क्या है, यदि वो गरीब लोग आगे नहीं आए, तो देश का जो है विकास या यूँ कहें आर्थिक विकास पॉसिबल नहीं है। कुछ गिने-चुने ही अर्थवान लोगों से पूरा देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता।
तो इन सारे पॉइंट्स को रिलेट करके हमने एक ग्राफ दिया इनइक्वालिटीज़ को। ये आपका ग्राफ है, इसको समझना है। इस तरफ में हमने क्या दिया है, इनकम दिया है परसेंटेज के रूप में, ठीक है? और इधर ये पीपल हैं, एबीसीडी लोग हैं, ठीक है? ये सारे पीपल हैं और ये परसेंटेज है, इनइक्वालिटीज़ का ये ग्राफ है। देखो ये 20 या 50% यानी कि ग्राफ यहाँ से कभी आता है, बी जो है वो 100% तक आप कमा लेता है, फिर सी जो है वो 25% कमाता है, फिर डी जो है वो 100 से भी ज़्यादा कमा लेता है, ई जो है वो 75% तक ही कमा पाता है। तो ये ग्राफ के माध्यम से ये छोटा ग्राफ है, आप अगर समझना चाहें तो देखें अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग आय है, अलग-अलग एजुकेशन है जो पहले आपको बताए थे, अलग-अलग उनका काम करने का तरीका है, अलग-अलग ऑक्यूपेशन है, अलग-अलग आइडेंटिटी है। उस हिसाब से ये ग्राफ जो है इनकम को परसेंटेज में शो करती है कि कैसे-कैसे आर्थिक असमानता दिखाई जा सकती है। आप बेशक इससे भी बेहतर ग्राफ बना सकते हो, ज़रूर बनाना, अपने नोट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना। अब आते हैं अपने अगले स्लाइड पे। एक बार आप सबको ये बता देते हैं कि जब भी आप नोट्स बनाएँ, ग्राफ का यूज़ ज़रूर करें, यदि आपके पास समय पर्याप्त रूप में है तो, थोड़ा प्रभावी हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखिए, अभी आप सबके समक्ष होगा, आपके स्क्रीन पे। आप सभी बहुत अच्छे हैं, शुरू से अंत तक स्क्रीन पे बने रहते हैं और ज्ञान को लेते रहते हैं। तो अभी भी आप अपने स्क्रीन पे देखिए, तो आर्थिक असमानता को दिखाया गया है। आर्थिक असमानता को दूर करने के उपाय बताए गए कि ये जो असमानता है, ये किस रूप में इसको हम हटा सकते हैं, क्या-क्या तरीके ला सकते हैं, जिससे ये असमानता कम हो जाए। अगर फर्स्ट पॉइंट को देखें आप सभी स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, लास्ट में अगर समय बचा तो हम दिखाएँगे, नहीं तो सिर्फ़ आप समझते जाएँ, अभी ही स्क्रीनशॉट हर पेज की लेते चले जाएँ। तो आर्थिक असमानता को दूर करने के जो उपाय हैं, वो पहला उपाय है नए-नए रोज़गार का सृजन। आपको क्या करना होगा, नया-नया रोज़गार लाना होगा, जिसमें देश के नागरिक अपने आप को जो उसके लायक सक्षम होंगे, वो उन रोज़गार में जाएँगे और आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। सेकंड क्या है, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं, उसको घर तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाए। होता क्या है, सरकार ने योजनाएँ दी नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए, लेकिन उन योजनाओं का लाभ उनको मिलता नहीं है। वो बीच में ही बंदरबाँट हो जाता है। तो जिस वजह से क्या होता है, महिलाएँ भी पीछे रह जाती हैं, पुरुष जिनको उसकी आवश्यकता है योजनाओं की, वो भी उससे वंचित हो जाते हैं। तो ये अगर ये योजनाएँ उन तक एक्चुअल रूप में, वास्तविक रूप में पहुँचे, तो बहुत हद तक असमानता को दूर किया जा सकता है। थर्ड जो है, कुटीर उद्योगों का प्रसार। कुटीर उद्योगों का प्रसार जो है, ग्रामीण इलाकों में किया जाए। इस उद्योग से क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, वो छोटे-छोटे तौर पे अपने धंधे को विकसित कर सकते हैं, अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। और में क्या है, बेरोज़गारों के लिए
मासिक भत्ता की व्यवस्था की जाए। ऐसा कहा गया है कि बेरोज़गार लोगों को मासिक भत्ता दी जाए, अभी भी दी जाती है। नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, ₹1000 मासिक जो है मिलता है बेरोज़गारी भत्ता, तो उसको भी कंटिन्यू किया जाए। 5th में क्या है, उद्योगों का विकास होना चाहिए। जो उद्योग धंधे हैं, उनका विकास होगा, वो बड़े-बड़े उद्योग के रूप में होंगे, छोटे उद्योग लगेंगे, उसमें काम करने वालों की आवश्यकता पड़ेगी, तो अधिक से अधिक लोग जाएँगे और आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगे। काम होगी, तो उसके लिए उनको आमदनी होगी उसके एवज़ में। 6 क्या है, बाज़ार की सुविधा होनी चाहिए। बाज़ार की सुविधा क्यों? आज किसान सब कुछ उपजा कर रख लेता है, लेकिन बाज़ार में उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। या तो बाज़ार बहुत दूर होता है, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाता। तो इसलिए बाज़ार की सुविधा होगी, तो उनके उपज का, उनके अनाज का एक्चुअल प्राइस मिलेगा, तो वो भी आर्थिक रूप से असमान होते चले जाएँगे या समान होते चले जाएँगे, यूँ कहें तो। 7th है, पंचवर्षीय योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना हो। देश में जो भी कार्य चलते रहते हैं, उसके विकास के लिए उसमें पंचवर्षीय योजनाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है या बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो योजनाओं में जो-जो चीज़ें आती हैं, उसको प्रभावी रूप से यानी कि बहुत मजबूती से लागू किया जाए, तो भी आर्थिक असमानता को दूर किया जा सकता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता ये आप पेपर 6 में भी पढ़े होंगे, जेंडर वाली में। तो लैंगिक असमानता में क्या होता है, लिंग के आधार पे जो भेदभाव होते हैं, जो असमानताएँ होती हैं, उसको रिलेट करता है ये। वो इनइक्वालिटीज़ को बताता है। तो बेसिकली ये क्यों किया गया? क्योंकि पुरुष महिलाओं से भेदभाव करते हैं। आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को, बाकी का नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा, लेकिन बताते हैं आपको। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को जो है उचित स्थान नहीं दिया गया है। बस क्या सोच बनी रहती है वो आप भी जानते हैं कि महिला है, वो कमज़ोर है या वो घर और समाज दोनों जगह पे वर्क नहीं कर पाती है, इसलिए उसका शोषण और दमन हो जाता है। तो महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव है, वो सभी जगह ऑलमोस्ट देखी जाती है। महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव है, वो हर जगह प्रचलित है, कह सकते हैं। यदि लिंगानुपात जो है, उसको अगर आप देखें, तो लैंगिक असमानता को दर्शाता है। पुरुष की संख्या ज़्यादा है, महिला की संख्या कम है, अनुपात के हिसाब से। बच्चों में भी लिंगानुपात निरंतर कम होता जा रहा है, लड़कियों का जन्म नहीं होने दिया जा रहा। हालाँकि आज बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन फिर भी अभी असमानता है। ये सारे संकेत जो हैं, उसके हिसाब से अगर आप देखें, तो असमानता एकदम आपकी आँखों के सामने दिख जाएगी। महिलाओं की जो स्थिति है अभी, वो असमानता में तो है ही, निराशाजनक भी आप कह सकते हैं उसको, बहुत निराशाजनक है। अब ये लैंगिक असमानता के जो कारण हैं, वो कारण क्या हैं? प्रारंभ से ही हमारा समाज जो है, वो
पितृसत्तात्मक है, यानी कि पिता के नाम से जाना जाता है। माता या महिला का उसमें कोई प्रभुत्व नहीं, उसका कोई भागीदारी नहीं। तो पितृसत्तात्मक समाज होने से भी ऐसा माना जाता है कि पुरुष ही जो है वो सब है। पुरुष ही घर से बाहर जाकर काम कर सकता है, पुरुष ही पैसे कमा सकता है, महिला नहीं कर सकती। तो ये कारण है, अगर इससे बाहर आए लोग तो असमानता कम होगी। दूसरा, सदियों पुरानी संस्कृति है, जिसको हम लोग आज भी ढो रहे हैं। पहले के ज़माने में जैसे आपको कहा गया कि महिलाएँ सिर्फ़ घर झाड़ू, बर्तन, पोछा, खाना ही करेंगी, मतलब घर के काम ही कर सकती हैं। इस सोच के साथ आज भी हम लोग बने हुए हैं। तो इस सोच को भी मारना होगा, तभी जो है ये लैंगिक असमानता नहीं रहेगी। थर्ड है महिला का अशिक्षित होना, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बिंदु है असमानता के। यदि महिला शिक्षित है, तो वो अपने हक के लिए आगे बढ़ेगी। उसको पता है कि हमें अब क्या करना है। अशिक्षित महिला को कोई भी कुछ भी कह के मूर्ख बनाकर अपना काम निकाल लेता है। परंतु जो महिलाएँ शिक्षित हैं, आप उनको जो है हिला भी नहीं सकते। इसलिए शिक्षा जो है बहुत मजबूत कड़ी है असमानता को हटाने के लिए। आज भी ये सोच विकसित है हमारे समाज में कि महिला को बचपन से शिक्षित करना जो है, एक बहुत बुरा निवेश माना जाता है। यानी यदि वो शिक्षित हो गई, तो रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला, जो कि एक गलत सोच है और असमानता को और बढ़ाती है। फोर्थ जो है जीबीआर, आप देख सकते हैं जीबीआर को यहाँ पे। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग कहते हैं उसको। यानी जेंडर बजटिंग का उद्देश्य क्या है? राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी चिंताओं का समाधान करना। तो ये जब जेंडर बजटिंग होगा, तो बहुत हद तक लैंगिक असमानता खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो असमानता है, उसके लिए यदि आप कोई स्टेप नहीं लेते हैं, उसके कारणों को हटाते नहीं हैं, तो ये असमानता जन्मों-जन्म तक बनी रहेगी। सबसे पहले हम सबको इसके लिए आर्थिक असमानता हो, लैंगिक असमानता हो, इस सब को दूर करने के लिए स्वयं को आगे लाना होगा, स्वयं के विचारों में परिवर्तन करना होगा, तभी जाकर के ये असमानता दूर होगी, नहीं तो कोई चांस ही नहीं है दूर होने की। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अपने पास 2 मिनट का समय बच गया है। जल्दी-जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार हम पुनः शुरू से आते हैं, ताकि आप सबके पास ये मैटर पहुँच जाए। ये पहला पेज था हम लोगों का इनइक्वालिटीज़ एंड रेसिस्टेंस का, जिसमें आर्थिक असमानता, लैंगिक असमानता हम लोग पढ़े, उसके कारण पढ़े। दूसरा पेज है, जिसमें एक ग्राफ आपको दिखाया गया, ग्राफ के माध्यम से इनकम को शो किया गया डिफरेंट डिफरेंट पीपल के लिए। तीसरा पेज है, जिसमें कुछ उपाय बताए गए और लैंगिक असमानता को शुरू किया गया। फिर नेक्स्ट पेज में है लैंगिक असमानता के बारे में हम लोग पढ़े कि क्या है और क्यों है, इसके कारण क्या हैं। बाकी लैंगिक असमानता को आप बहुत सारे जगह पे पढ़े भी होंगे। तो यहाँ तक हमारा इनइक्वालिटीज़ से रिलेटेड जो जानकारी थी वो आप तक पहुँच गई है।
इसके बाद हमारा आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होगा। आप सभी बच्चों का फिर से एक बार आज के दिन में हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। टेक्निकली रूप से हमारे लिए जो हेल्प है, वो तरुण सर के द्वारा है, तो तरुण सर आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, हम सबके साथ बने रहने के लिए। और बच्चों फिर से एक नई ऊर्जा के साथ फिर से नई क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब भी आराम करो, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।